जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों को पता है अभी आपके रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम हो तो उसमें बच्चों ने बोला कि सर इसमें पुलिस अधिनियम आ रहा, वो मैंने कल करवा दिया था और बच्चे कह रहे सीआरपीसी आ रहे दोस्तों, तो वो मैं लेकर के आ चुका हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन चीज़ों को कंटेंट को बनाने में। अभी दोस्तों आप कहेंगे तो आरटीआई आ रहा है, पूछा आ रहा है, वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे। तो दोस्तों मेहनत लगती है, थोड़ा सा वीडियो भी आप लोग शेयर कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए, ठीक है, तो जिससे दोस्तों हमारा भी हौसला बढ़ता है। और मैं अगर आप सभी साथ देते दोस्तों मैं आपका आरटीआई वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते दोस्तों सीआरपीसी, ठीक है, 1973 एक्ट के बारे में। मगर उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, रेडियो ऑपरेटर हो, एएसआई हो, हेड ऑपरेटर हो, ठीक है, सबके लिए दोस्तों आपको बता दें ये जीके वाला सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको पता है विज्ञान, भारतीय इतिहास, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये चीज़ें दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ाई, जैसे कि भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, राजस्व हो गया, मानवाधिकार हो गया, ये साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार, मुद्राएं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अनुसंधान, ये सारी चीज़ें हमने करवा रखी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हिंदी पढ़ाई तो कैसे मिलेगी आपको, तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर और देखिए ये प्लेलिस्ट, इसी में आपको दोस्तों पुलिस अधिनियम हमने पढ़ाया था दोस्तों, वो भी इसी में मिल जाएगा, इसी में हमने डाला है, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ। और दोस्तों आरटीआई पढ़ाएंगे वो भी इसी में मिलेगा। और दोस्तों इसी में आपका सब कुछ स्टैटिक जीके है, यूपी स्पेशल कुछ वीडियो है दोस्तों। उसके अलावा आपको बता दें यूपी का करंट अफेयर, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। इस वाले आप प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी पढ़नी, हिंदी पढ़ लीजिएगा, यहाँ वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ये पूरी हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए और उससे एक चीज़ बता दें, ये हमारे देखिए स्टैटिक की ई बुक हमने बनाई है, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी मात्र 50 रुपीज़ में। कौन कौन से चैप्टर होंगे ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप करना क्या होगा दोस्तों, आप ज्ञान आरबीएल ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ जाकर दोस्तों 50 रुपये में इसको आप पे करके ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी दोस्तों इस नंबर पर आप 50 रुपये पे करके व्हाट्सअप करके दोस्तों ये हमसे ई बुक दोस्तों ये ले सकते हैं, आपके पीडीएफ स्वरूप में मिल जाएगी, ठीक है, स्टैटिक जीके। या फिर दोस्तों आप जाएंगे हमारे ऐप पे दोस्तों, ये देखिए आपको दिखेगा स्टैटिक जीके, ठीक है, 50 रुपये इसको ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए कि हमारा दोस्तों ये सफलता 2.0 बैच है, जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने शुरू किया है। इसमें 2 टीचर आपको जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे, संदीप सर और संजीव सर। 399 रुपये में अभी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी की भी मिल जाएगी, जाकर के एक बार विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे सीआरपीसी 1973। क्या दोस्तों, सीआरपीसी 1973 यानी सीआरपीसी को हम दोस्तों हिंदी में क्या बोलेंगे, दंड संहिता प्रक्रिया 1973। देखिए अमूमन सी बात यह है कि 1973 दोस्तों ये चीज़ें शुरू हुई होंगी, अधिनियम लाएगा होगा, तभी दोस्तों इसका नाम 1973 पड़ा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए ये दंड संहिता प्रक्रिया है क्या, तो समझिएगा ये क्या होता है। तो आपको बता दें आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित प्रक्रिया को हम दंड संहिता प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। यानी कि अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यानी इसमें होता क्या, इसमें पुलिस व न्यायालय की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए हमारा आईपीसी होता है, इस आईपीसी के तहत इतना दंड दिया गया। देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है मैं समझा दूं। देखिए आईपीसी का होता है इसमें केवल दंड बताए गए हैं, जैसे कि आपने किसी की हत्या कर दी तो इसमें कहा गया चलिए हत्या की है तो आपको 5 साल की जेल मिलेगी। ये देखिए हम कैसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं दोस्तों। इसमें दंड दिया गया है कि आप कौन सा काम करते हैं तो कौन सा दंड मिलेगा दोस्तों, इसमें हत्या। मगर किस तरीके से इसकी क्रियाएं फॉलो होंगी, ठीक है, किस तरीके से आपको दंड तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों, वो सारी प्रक्रिया किसमें है, तो उसके लिए दोस्तों दंड संहिता प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी समझ गए होंगे कि दोस्तों इसमें केवल आईपीसी में केवल दंड बताएगा, और दंड दिलाने दोस्तों सारी जो प्रक्रिया होती है पुलिस और न्यायालय के बीच, वो सब चीजों का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको, दंड संहिता प्रक्रिया में। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए अपराध के दोस्तों प्रक्रिया किससे किसके बीच होती है आपको बता दें कि इसमें दोस्तों 2 लोग होते हैं, ठीक है। एक पहला अपराधी जो दोस्तों अपराध करेगा, ठीक है, और एक होता पीड़ित, है ना। 2 की दोस्तों प्रक्रियाएं होती है और दोनों प्रक्रिया दोस्तों को संहिता में दी जाती हैं, ठीक है। दंड संहिता प्रक्रिया में आप समझेंगे, जैसे अपराधी मान लिया, समझिएगा आपने दोस्तों किसी का मर्डर कर दिया, ए है मान लिया, ए बी, आपने नहीं दोस्तों ए है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। हो सकता दोस्तों ये इसका जो परिवार दोस्तों ए का दोस्तों पति था, क्या था, मान लिया ए का पति सी था ना, तो दोस्तों ये क्या करेगा, सी क्या करेगा, मुकदमा दायर करेगा ना। तो दोस्तों अब देखिए किसके किसके बीच, तो अपराधी कौन हो गया, अपराधी दोस्तों ए होगा, इसने मारा है, और पीड़ित कौन होगा दोस्तों, पीड़ित सी, है ना, तो है ना, पीड़ित सी हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दोस्तों ये चीजें चलती हैं। अपराध की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, अपराध के बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 लोग होते हैं, अपराधी और पीड़ित,
ठीक है, पीड़िता पीड़ित कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इनके बीच की जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, इनको ये चाहेगा अपराध, जो पीड़ित चाहेगा अपराधी को बहुत अच्छा बहुत तगड़े दंड मिले दोस्तों, है ना, अपराधी चाहेगा मैं बच के निकल आऊँ किसी तरीके से, ठीक है। तो ये प्रक्रिया दोस्तों किसमें है, सारी सारी चीजें किस तरह से दोस्तों क्रियान्वयन किया था, है ना, आपराधिक कानून को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, वो सभी चीजें क्या है दंड संहिता प्रक्रिया में बताई गई हैं। चलिए देखिए, हम ज़्यादा विस्तार नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे, वही चीज़ें देने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जानी है, या फिर दोस्तों शॉर्ट में जो चीज़ें आप ज़्यादा चीज़ें ले सकें, ठीक है। पहली चीज़ दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि भैया कुल अध्याय किसमें है, सीआरपीसी में कुल अध्याय कितने, 37 अध्याय हैं। अध्याय जैसे आप देखते हैं भाग, है ना, जैसे जैसे आप संविधान पढ़ते हैं कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची, कितनी धारा अनुच्छेद हैं, तो वही दोस्तों भाग को इसमें समझ सकते हैं, भाग को अध्याय की तरह परिवर्तित किया गया है। यानी सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, 37 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं, जैसे कि अनुच्छेद होते दोस्तों आपके संविधान में, वैसे यहाँ पे कितनी धाराएं, 484 धाराएं हैं। कुल अनुसूची कितनी है, जैसे आपको बताया वहाँ पे कितनी अनुसूची आपको बताना है, 12 अनुसूची, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2 कुल अनुसूचियां हैं। कितनी है अनुसूची, 2 अनुसूचियां हैं। फॉर्म संख्या दोस्तों कितने, टोटल 56 फॉर्म संख्या, जैसे मान ले दोस्तों कि कौन सा फॉर्म किस पे अप्लाई होगा, वो चीजें कितने हैं, सब 56। आप ये याद रखें कि कितने 56 है टोटल, इसमें फॉर्म संख्या कितनी है, 56, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों किसी भी चीज को देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये दोस्तों हमारे आजाद होने के बाद आया है ना, देखिए जैसे हमने कल पुलिस वाला पढ़ा था 1861 वाला, तो वो दोस्तों किसका बनाया हुआ था, अंग्रेजों का। मगर दोस्तों ये आपको पता है 1974 लगा, हम आपको बताते हैं 1947 में हम आजाद हो गए दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद का बना, यानी कि कोई ना कोई राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली होगी दोस्तों। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी इसको, तो दोस्तों 25 जनवरी 1974। देखिए 1973 नाम क्यों है, क्योंकि 1973 में दोस्तों ये अधिनियम आया था, और राष्ट्रपति आपको पता है जब तक राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देगा तब तक दोस्तों वो लागू नहीं होगा। तो 1974 25 जनवरी 1974 में दोस्तों राष्ट्रपति ने अंतिम मंजूरी दे दी, और लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 1974 से दोस्तों ये आपका सीआरपीसी लागू कर दिया गया, ठीक है। सीआरपीसी लागू कर दिया गया, ठीक है। अभी दोस्तों आपको बता दें कि जब आप इसके अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें बताएगा इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, हर एक उसमें होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए सीआरपीसी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो सीआरपीसी जो है दोस्तों वो आपके पूरे के पूरे भारत में लागू है, ठीक है। बताइए, और दोस्तों आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 के पहले आपको पता जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, मगर दोस्तों जब से यहां से धारा 370 हटाया गया है तब से दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अब देखिए इसमें अध्याय हमने बताए, जो भी अध्याय है 37 अध्याय, उनमें दोस्तों आपको बता दें 8 अध्याय, 8 और 10 और 11, ये 3 अध्याय ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपको असम और नागालैंड में दोस्तों नहीं लागू होते हैं, उनका खुद का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है। इनमें दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में आपका अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 लागू नहीं होगा। हो सकता है दोस्तों इसमें से आपसे क्वेश्चन बन जाए कि आपसे पूछ ले सीआरपीसी में आपको मंजूरी कब दी गई राष्ट्रपति द्वारा, 25 जनवरी 1974 को। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को। कितनी धाराएं हैं, 484। कितने अध्याय हैं, 7, ठीक है। फॉर्म संख्या कितनी, टोटल 56, ठीक है। और दोस्तों कहां तक लागू होता है दोस्तों, ये सारी चीजें बता देना। और किन में पूछ सकता है, अध्याय 8, 10 और 11 किन किन राज्यों में लागू नहीं होंगे, तो नागालैंड, असम में। अभी मैं दिखाऊंगा अभी दोस्तों, ठीक है। ये हम शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता रहे, देखिए कुछ चीजें हम शॉर्ट में बता दें, परिभाषाएं बता दें, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट मैं वो करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों परिभाषाएं बताऊं, देखिए कुछ चीजें परिभाषा आपसे पूछ सकता है। देखिए संज्ञेय अपराध क्या होता है, आपको बता दें जो गंभीर अपराध वाले मामले होते हैं उनको संज्ञेय अपराध बोलते हैं। आपको बता दें इसमें दोस्तों क्या होता है, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है दोस्तों, तो पुलिस क्या करेगी, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ठीक। जैसे आपने किसी को मार दे दोस्तों, हत्या कर दी, डकैती डाल दी, है ना, ऐसे दोस्तों अपराध जो कि संज्ञेय हैं, जिनमें दोस्तों आपको बता दें कि वारंट के बिना दोस्तों पुलिस गिरफ्तार, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि पुलिस वाला जाता है कि चड्ढा सा कोई जो गुंडा होता है दोस्तों, उसको गिरफ्तार नहीं जाएगा तो बोलेगा वारंट लाए हो, ऐसे कैसे चले आए ना, तो फिर पुलिस चली जाती है दोस्तों शर्मा के। फिर दोस्तों वो वारंट लेके आती है कहां से, कोर्ट से, ठीक है। फिर पूरा कागज दिखा के दोस्तों और बांध के दोस्तों हथकड़ी लेके ठिराते हो जाती है ना, घसीटते हुए, तो वो चीजें है ना। तो यानी कि अगर आप संज्ञेय अपराध किए हैं तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि गंभीर कोई मामले में आप दोषी तो आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे दोस्तों। और आपको बता दें जब इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी ना, तब आपको जमानत दोस्तों न्यायालय से ही मिलेगा, फिर थाने से आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखो कुछ चीजें रख लेना, ठीक, जैसे हत्या है, डकैती है, ऐसी चीजों में, ठीक है। दूसरा दोस्तों असंज्ञेय क्या होता है अपराध दोस्तों, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, मतलब कि सिंपल वाली चीजें होती हैं, जैसे कि आपने थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लिया उससे ना दोस्तों, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार के लिए वारंट की इसमें आवश्यकता
होती है ना, इसमें वारंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, और आपको बता दें इसमें जमानत भी दोस्तों कहाँ, थाने से मिल जाती है। ठीक है, तो यार ये चीजें आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिना वारंट के कौन से गिरफ्तार कर सकता है और बिना मतलब वारंट के साथ में गिरफ्तार कौन से होंगे वो आपको बता दें। ठीक है, बाकी ज्यादा चीजें आपको उसमें मैं दूंगा पीडीएफ, उसमें देख लीजिएगा ना। चलिए, अब तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का होता है जो पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी। आप समझिएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का होता है ये दोस्तों पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है। ठीक है, FIR है ना, सुना होगा, FIR का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों ये पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एक होता है परिवाद, होता है दोस्तों, परिवारवाद नहीं, परिवाद, इसे दोस्तों न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि परिवाद कहां दर्ज किया जाएगा, तो दोस्तों कहां दर्ज करेंगे, तो न्यायालय में दर्ज करेंगे ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहां होगा, तो दोस्तों ये आपके थाने में होगा। ठीक है, समझ गए, चौकी पे, थाने पे दोस्तों। तो ये चीज समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि भैया परिवाद क्या होता है, परिवारवाद नहीं, परिवाद, परिवाद क्या होता है ये दोस्तों न्यायालय में दर्ज होगा। ठीक है, चलिए, अब से एक होता है वारंट। वारंट क्या होता है, समन क्या होता है। देखिए दो चीजें होती है, एक वारंट होता है, एक समन। कहीं ना इनको वारंट भेजा गिरफ्तार करने के लिए, और कहीं ना इनके खिलाफ समन आया है ना। समझिएगा कि गंभीर अपराध में जारी दोस्तों न्यायालय द्वारा किया था वारंट, कहता है इनको वारंट जारी हो गया कोई गंभीर मामले में ना, उन्होंने बताया कि जब तक वारंट नहीं लागू दोस्तों, है ना, संज्ञेय मामले में। ठीक है, आपको बता दें ये वारंट कब जारी किया जाता है, तो बता 2 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध में जारी होता है। जब दोस्तों कोई भी आप क्राइम करते हैं, कोई भी आप दोस्तों गलत काम करते हैं जिसमें दोस्तों आपको पता है कि उसमें दोस्तों IPC में दिया कर ये क्राइम करने के लिए आपको 2 साल से ज्यादा सजा मिलेगी, तब अगर आप दोस्तों उसके लिए उपस्थित नहीं हो तो दोस्तों तब आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। यानी वैसा अपराध करते हैं जिनमें दोस्तों 2 साल से ज्यादा सजा मिलेगी, तब दोस्तों आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। ठीक है, समन क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा होता है, सामान्य अपराध के लिए दोस्तों समन जारी होगा, और ये ऐसा अपराध करिए जिसमें दोस्तों जिसकी सजा दोस्तों IPC में कितने 2 साल से कम की होगी, तो दोस्तों आपके खिलाफ समन जारी किया ना, कि समन आया है तो समन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अपराध में वारंट में ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो आपकी 37 धारा है दोस्तों, पहले उनको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे हो सकता है बेसिक पूछ ले कि भैया अध्याय 1 कहां से कहां तक है ना, अध्याय 2 कहां से कहां तक है, या फिर अध्याय 1 में क्या है। तो इन चीजों को पहले हम बेसिक तरीके से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसको समझ लीजिएगा, और फिर जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट दोस्तों थोड़ा बहुत मैं बता भी दूंगा, और उसकी PDF दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। ठीक है, ज्ञान RBL ऑफिशियल। देखिए कोई मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करे दोस्तों, नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो ज्ञान RBL ऑफिशियल में जाइएगा, वहां दोस्तों मैं PDF खुद ही डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए अब देखिए अध्याय 1 कहां से कहां तक है दोस्तों, अध्याय 1 धारा 1 से लेकर के धारा 5 तक विस्तृत है ना। जैसे आपने दोस्तों संविधान पढ़ा होगा कि भाग 1 कहां से कहां तक, 1 से दोस्तों 4 तक भाग 1 है, फिर भाग 2 कहां से 5 से 11 तक नागरिकता ना, वैसे तो हाँ अध्याय 1 में क्या है दोस्तों, धारा 1 से लेकर के 5 तक है, और इसमें दोस्तों प्रारंभिक के बारे में बताया गया। प्रारंभिक दोस्तों इसमें आपको बता दें इसमें दोस्तों पूरा विस्तार कहां से कहां तक है वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। वहीं अध्याय 2 की बात कर लें, 6 से 25 तक है, धारा 6 से 25 तक, इसमें किसका क्या बताया गया, तो दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। यानी आपसे पूछेगा कि दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन कहां है, तो अध्याय 2 में है, किस अनुच्छेद से, सॉरी धारा से कहां कहां तक, तो 6 से 25 तक। वही दोस्तों अध्याय 3 में कहां से कहां तक है दोस्तों विस्तार, तो 26 से 35 तक, इसमें क्या है, न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताया गया, न्यायालय की क्या शक्तियां होंगी। वहीं अध्याय 4 में देखिए न्यायालय के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो आप दिमाग लगाइए दोस्तों, ये भाग 3 है ना, अध्याय 3 और दोस्तों 26 से 35 तक होगा। ठीक है, चलिए अध्याय 4 में क्या है, 36 से 40 तक दोस्तों है, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताएगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां क्या होंगी। और भाग 5 में क्या है, अध्याय 5 में क्या है, 41 से 60 तक है दोस्तों फैला हुआ, और व्यक्तियों की गिरफ्तारी संबंधित दोस्तों सारी चीजें इसमें बताई गई, कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 6 में क्या है दोस्तों, 6 आपका कहां से कहां तक है, तो 61 तक, 61 से 90 तक, 6 कहां से कहां तक है, 61 से 90 तक है। क्या बताया गया, हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका है दोस्तों, कि आप कोई गलत काम करके दोस्तों हाजिर नहीं होते दोस्तों, विवश करने के लिए जो कुर्की होती है उनके बारे में। ठीक है, चलिए क्या क्या आदेश दिए जा सकते हैं। अगला 7वें में क्या है, तो 7वां दोस्तों 91 से 105 तक है, इसमें क्या है, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं हो जाएंगी। और 8 में क्या है, अध्याय 8 में दोस्तों 106 से 124 तक परिशांति कायम करने के लिए और सदाचार के लिए दोस्तों प्रतिभूति क्या होंगी, यानी कि शांति कायम करने के लिए, लड़ाई झगड़े ना हो, सदाचार के भावना रहे दोस्तों, उसके लिए क्या चीजें होंगी। अध्याय 9 में क्या है, 125 से 128 तक है दोस्तों धारा, और इसमें क्या है, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश दिए गए, मतलब अपने संतान को कैसे खिलाएंगे, पत्नी को और माता पिता को कैसे रखेंगे दोस्तों, उसके बारे में ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, अध्याय 10 में क्या है, तो अध्याय 10 दोस्तों 129 से लेकर के 148 तक फैला हुआ, इसमें दोस्तों लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का उल्लेख है। वहीं अध्याय 11 की बात कर ले, 149 से 153 तक है, इसमें
इसमें पुलिस का निवारक कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहीं अध्याय 12 की बात करेंगे 154 से 176 तक फैला हुआ दोस्तों। इसमें पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, वहीं 13 में क्या है 177 से 189 तक है, इसमें जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों के अधिकारिता के बारे में बताया गया। और वही दोस्तों 14 में क्या है तो 14 दोस्तों 190 से 199 तक है, इसमें कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या होंगी, कोई भी कार्यवाही शुरू करने के लिए दोस्तों शर्तें क्या क्या होंगी उसके बारे में। अध्याय 15 की बात कर लें तो 200 से 203 तक है दोस्तों, इसमें मजिस्ट्रेटों से परिवारवाद की बात की गई है। और अध्याय 16 में 204 से 210 तक मजिस्ट्रेट के समक्ष दोस्तों कार्यवाही का प्रारंभ किए जाने के बारे में बताया गया है। वहीं 17 की बात कर ले अध्याय तो 211 से लेकर के 224 तक दोस्तों आरोप, इसमें सारे आरोप के बारे में बताया गया, कौन से आरोप होंगे कैसे होंगे। ठीक है, और 218 देखिए 18 में क्या है अध्याय 18 कहां से कहां तक विस्तृत है तो 225 से लेकर के 237 तक है दोस्तों। इसमें क्या है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण कैसे होगा, सेशन न्यायालय के बारे में बताया गया है। और 19 में क्या है दोस्तों अध्याय 19 में 238 से लेकर के 250 तक दोस्तों फैला हुआ है, इसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण बताया गया। वहीं दोस्तों अध्याय 20 क्या है तो 251 से 259 तक फैला हुआ है, इसमें दोस्तों मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण बताया गया। समन कैसे होता है हमने बताया था है ना कि दोस्तों छोटे मोटे अपराधों के लिए समन आता। ठीक है, वहीं 21 में क्या है दोस्तों 21 आपको 260 से लेकर 265 तक है, इसमें संक्षिप्त विचारण दिया गया है। वहीं अध्याय 22 की बात कर ले 266 से 271 तक है, इसमें क्या है तो देखिए कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के बारे में बताया गया। और 23 में क्या दिया है 272 से लेकर के 299 तक दिया है, जांचों और विचारणों के साक्ष्य के बारे में बताया गया है। और दोस्तों 24 में क्या बताया गया है 24 दोस्तों आपका अध्याय 24 कहां से कहां तक है तो आपका अध्याय 24 कहां से कहां तक है तो 300 धारा से लेकर के 327 तक, इसमें क्या है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध बताया गया। वहीं दोस्तों बात कर ले 25 में क्या है तो 25 आपका धारा 328 से 339 तक है, इसमें विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया। वहीं दोस्तों बात कर लें 26 में 26 दोस्तों आपका कहां से कहां तक है तो 340 से लेकर के 352 तक, इसमें क्या बताया गया मेरे दोस्तों तो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। 27 में क्या है 353 से 365 तक यहाँ निर्णय बताए गए हैं, निर्णय क्या होंगे। ठीक है, और 28 में दोस्तों 366 से 371 तक फैला हुआ है, इसमें मृत्यु दंडावेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। और 29 में दोस्तों कहां से कहां तक है 372 से 394 तक, इसमें अपीलें बताई गई। देखिए डायरेक्ट पूछ सकता है 29 अध्याय कहां से कहां तक फैला हुआ तो 372 से 394 तक। ठीक है, किससे संबंधित है 29 तो अपीले से। ठीक है, वहीं 30 की बात कर लें तो 30 दोस्तों 395 से 405 तक है, इसमें निर्देश और पुनरीक्षण बताया गया है। वहीं दोस्तों 31 की बात कर ले 406 से 412 तक आपराधिक मामलों का अंतरण बताया गया। ठीक है, वहीं दोस्तों बात कर ले 32 की तो 413 से लेकर के दोस्तों 435 तक फैला हुआ, इसमें दंडादेशों का निष्पादन निलंबन परिहार और लघुकरण। दोस्तों ये आपने राष्ट्रपति के समाधान में पढ़ा होगा ना ऐसी चीजें, हाँ तो वो दोस्तों 32 बताएगा। ठीक है, 33 में क्या है तो 436 से लेकर के 450 तक फैला हुआ 33 अध्याय, इसमें जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध के बारे में बताएगा। वही दोस्तों 34 नंबर कहां तक है 34 अध्याय कहां तक है तो 451 से 462 तक, इसमें संपत्ति का व्ययन बताया गया है। और वही दोस्तों 35 की बात कर ले अध्याय 35 में 460 से 466 तक है, इसमें अनियमित कार्यवाहियां कही गई हैं बताई गई हैं। और दोस्तों 36 में क्या है 467 से लेकर के 473 तक, इसमें कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा बताया गया। वहीं दोस्तों बात कर ले 37 की तो 37 में क्या है दोस्तों 474 से 484 तक है, इसमें प्रकीर्ण बताया गया। दोस्तों ये आपका हमने बताया दोस्तों अध्याय कितनों के 37 अध्याय हैं टोटल, और कितनी धाराएं हैं 484 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें दोस्तों आपको बता भी देते हैं। ठीक है, और हमने बताया दोस्तों ये सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे वहां जाइए दोस्तों, ज्वाइन करिए, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, और आपको अब एक चीज आप बताते जो चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों देखिए ये हमारे सामने है दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता, यानी जिसको हम CRPC कहते हैं, कब के 1973 का। ठीक है, चलिए संख्या कौन सा संख्या 2 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसमें हम बताते हैं आपका, देखिए अध्याय 1 में दोस्तों धारा 1 में क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इसका दोस्तों सभी में क्या होता है, कोई भी आप वो पढ़ेंगे दोस्तों, कोई भी उसमें दोस्तों अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें दोस्तों पहला होता है धारा 1 में हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब कहां तक ये फैला है, इसका नाम क्या है, ये सारी चीजें उसमें दी होंगी। तो आपको बता दें CRPC का दोस्तों क्या है नाम क्या है दोस्तों, तो आप इसका नाम क्या है दंड संहिता प्रक्रिया 1973। ठीक, क्यों क्योंकि 1973 में दोस्तों ये बना था। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कहां तक है तो संपूर्ण भारत में। आपको बताया हमने कि 31 कब दोस्तों हमने सबको बताया 31 नवंबर के बाद दोस्तों आपको पता है कि
31 अक्टूबर के बाद दोस्तों 19 के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया। परंतु देखिए ये चीज़ हमने पहले बता दी है कि परंतु इस संहिता के अध्याय दोस्तों 8, 10 और 11 दोस्तों ये अध्याय दोस्तों आपके नागालैंड और दोस्तों जनजातीय क्षेत्र में नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए ये चीज हो गई। अब देखिए भाग 2 अनुच्छेद 2 में क्या बताया दोस्तों, परिभाषाएं। हमने कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। ठीक है, हमने कुछ परिभाषाएं आपको पहले बता दी दोस्तों। वो परिभाषाएं किसमें दी हैं आपके 6 में, परिभाषाएं 6 में, और इसमें टोटल दोस्तों 26 परिभाषाएं दी हुई हैं। कितनी? 26 परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है अजमानती अपराध क्या है, जिनमें जमानत न मिले। ठीक, जिनमें जमानत न मिले दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, इसमें जो चीजें हैं पढ़ लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, अजमानती अपराध क्या है, ये तो 2 के काम बताया गया है। क्या होता है, एक ऐसा विपरीत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, है ना। अजमानती अपराध के कोई चीजें ये सारी चीजें हैं। देखिए दूसरे में आरोप के बारे में बताया गया। तीसरे में दोस्तों संज्ञेय अपराध क्या है वो हमने बता दिया कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, जिनमें दोस्तों बिना वारंट के कोई गिरफ्तार कर सकता है ना, बिना वारंट की गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, पुलिस अधिकारी क्या करता है, प्रथम अनुसूची या इसके तत्समय दोस्तों क्या करता है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगा। देखिए परिवाद क्या होता है, हमने बताया ना परिवाद क्या होता है, परिवाद FIR में बताया था ना। तो परिवाद क्या होता है, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से, है ना, लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है ना, चाहे ज्ञात हो चाहे ना हो दोस्तों, अज्ञात किया अपराध किया हो, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं दोस्तों, वो क्या करता, परिवाद जो होता है ये सीधा आप न्यायालय में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, ये स्पष्टीकरण दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों भारत के बारे में बताया। भारत का मतलब क्या होगा, जहां भारत दिया, भारत का मतलब क्या होगा, राज्य क्षेत्र हो जाएगा, है ना। जांच का क्या मतलब होता है, जांच आप जानते हैं जांच दोस्तों क्या होता है कि छानबीन करना ना, जांच करता है। अन्वेषण क्या होता है, ये भी दोस्तों वैसा ही शब्द है। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताया गया है ना। और दोस्तों क्या बताया गया है, स्थानीय अधिकारिता, है ना, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में, क्या न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों महानगर क्षेत्र, असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया। अधिसूचना क्या है, अपराध क्या है ना। ये देखिए स्थान का मतलब क्या होगा, स्थान से मतलब कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे गृह हो गया, भवन हो गया, तंबू होगा, किसी का यान हो गया, जलयान हो गया। ये सभी परिभाषाएं क्या होगी, स्थान, है ना। आपसे पूछेगा स्थान का अंतर्गत CRPC में नहीं है दोस्तों, ये चीजें आपको ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए पूछने बहुत डीपली पूछ सकता है, वो चीज आप कर भी नहीं पाएंगे। और दोस्तों अगर इनमें से आराम से पूछेगा दोस्तों, वो सारी चीजें आप बता देंगे ना। देखिए पुलिस थाना का परिभाषा क्या है, तो पुलिस थाना क्या है, पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या साधारणतया या विशेषता पुलिस थाना घोषित किया गया दोस्तों, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र दोस्तों, उसको हम थाना कहते हैं। ठीक है, विहित का लोक अभियोजक का दोस्तों पाया गया। अब देखिए लोक अभियोजक का क्या होता है दोस्तों, लोक अभियोजक का हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी वकील कहते हैं, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, तो याद रखेंगे इसको सरकारी वकील कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये परिभाषा दी गई, पीड़ित की परिभाषा, वारंट क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों आप देख लेंगे। धारा, अब देखिए धारा 3 में क्या है, अब देखिए ये धारा 3 आ गया है इस संहिता में दोस्तों। इसके बारे में क्या बताया गया है, तो होता है धारा 3 दोस्तों, इसमें मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों, मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मजिस्ट्रेट के बारे में दोस्तों बताया गया। यहाँ पे 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट का वर्णन, कितने, 3 प्रकार के, आप समझिएगा 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट का आपको बता दें। 3 प्रकार, देखिए ये प्रथम क्षेत्र का है और द्वितीयक हो जाएगा, है ना, और दोस्तों मुख्य न्यायिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक होगा, है ना, द्वितीयक हो गया, और दोस्तों क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। देखिए द्वितीयक वर्ग वाला मजिस्ट्रेट, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये 1 साल तक की सजा सुना सकता है, समझिएगा। आपसे पूछेगा कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दोस्तों कितने साल की सजा सुना सकता है, दोस्तों ये केवल और केवल 1 साल तक की सजा सुना सकता है, और दोस्तों ज्यादा ज्यादा 5,000 का जुर्माना लगा सकता है। कितना, 5,000 का जुर्माना लगाएगा दोस्तों, ये समझिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दोस्तों कितने साल की सजा सुना सकते हैं, कम ज्यादा दोस्तों 1 साल की सजा सुना सकता है और 5,000 रुपए ज्यादा जुर्माना लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा दोस्तों क्या है मजिस्ट्रेट, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, देखिए द्वितीय वर्ग वाला 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है, और तो द्वितीय वर्ग वाला क्या होगा, ये दोस्तों 3 साल की सजा सुना सकता है, कितने, अधिकतम 3 साल की सजा सुना सकता है, और दोस्तों 10,000 रुपए जुर्माना लगा सकता। कितने हजार रुपए, 10,000 रुपए जुर्माना लगा सकता। और तो जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इसकी दोस्तों कितनी ताकत होती है दोस्तों, 7 साल का, अधिकतम 7 साल दोस्तों सजा सुना सकता। और दोस्तों ये जो आपका दंड है दोस्तों, सॉरी जो आपका पैसे देना है यानी जुर्माना लगाना दोस्तों, उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, वो अपने स्वविवेक से लगा सकता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने साल की सजा सुना सकता है, अधिकतम 7 साल की। ठीक है, और जुर्माना कोई सीमा इसके लिए नहीं। प्रथम वर्ग वाला मजिस्ट्रेट दोस्तों 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, और द्वितीय वर्ग वाला दोस्तों तो 1 साल की सजा 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों।
ठीक है। उसके अलावा दोस्तों 4 में देखिए, 4 में क्या दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अध्याय 2 चल गया, अध्याय 2 6 से है, ठीक है, अध्याय 2 6 से। इसमें न्यायालय के वर्ग कितने कितने प्रकार के न्यायालय दोस्तों, इसके बारे में बताया। देखिए 4 प्रकार के न्यायालय आपको मिलेंगे, सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दोस्तों आपसे पूछेगा कि धारा 6 में कितने प्रकार के न्यायालयों की वर्णन किया गया, 4 प्रकार के, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताऊं दोस्तों, सत्र न्यायालय जो होता है, सेशन न्यायालय ना, सत्र न्यायालय दोस्तों, ये दोस्तों सत्र न्यायालय क्या कर सकता है दोस्तों, ये कितनी सजा सुना सकता है, सत्र न्यायालय जो न्यायाधीश होगा, सत्र न्यायाधीश, वो दोस्तों मृत्युदंड भी सुना सकता है, मृत्युदंड सुनाएगा, मगर दोस्तों किसकी अनुमति पर, वो हाई कोर्ट की अनुमति पर, यानी कि उस राज्य के हाई कोर्ट से दोस्तों वो सलाह लेकर के, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे लगा दे, ठीक है। और जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है दोस्तों, यहाँ का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, ठीक है, प्रथम वर्ग जो महान्याय, इसको महानगर मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं दोस्तों। ये कब होगा, जहां की दोस्तों 10 लाख जनसंख्या ज्यादा होगी दोस्तों, वहां पे ये न्यायालय खोला जा सकता है, महानगर क्षेत्र न्यायालय जी, वहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायालय दोस्तों और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट ना, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोस्तों, ये 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रादेशिक खंड बताया गया 7 में, और 8 में दोस्तों महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र बता दें, हमने बताया कि महानगर क्षेत्र दोस्तों होगा, ये कहाँ होगा, जहां पर दोस्तों 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बताया मुंबई है ना, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसियों में ये सब चीजें इसमें गठित की गई हैं। ये देखिए 10 लाख से कम की जनसंख्या में नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेशन न्यायालय के बारे में बताया गया, सेशन सत्र न्यायालय दोस्तों किसमें बताया गया, तो आपको 9 में याद रखेंगे, तो सेशन न्यायालय का गठन किसमें बताया गया है, आपका धारा 9 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें है सदन न्यायालय की स्थापना, किसमें बताई गई, धारा 9 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं, देखिए 10 में क्या है, सहायक सेशन न्यायालय है ना, सहायक सेशन न्यायाधीशों की अधीनस्थ होना दोस्तों, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया कि सहायक जो सेशन न्यायाधीश होंगे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और आपका दोस्तों 11 में क्या बताया गया, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। उसके बाद 12 में देखते हैं दोस्तों, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों क्या है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम है ना, सीजीएम, ठीक है। और दोस्तों अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, इनके बारे में बताया गया दोस्तों, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किस धारा में उल्लेख है, तो 12 में, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। 13 में क्या है दोस्तों, धारा 13 में क्या है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में धारा 13 में बताया गया है, ठीक है, धारा 13 में। वही दोस्तों ये दोस्तों अधिकारिता हो गया, ये आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना दोस्तों, ये बताया गया। महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अब देखिए धारा 20 में आता है, देखिए धारा 20 में क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में दोस्तों धारा 20 बताएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, ये कार्य की पालना कराता है। इसमें दोस्तों क्या बताते हैं, जैसे मान लिया दोस्तों कोई अपराध नहीं हुआ है, समझिएगा, अपराध होने से पहले दोस्तों उसको रोकने का आदेश देता, कौन देता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट दोस्तों अपराध होने के पहले दोस्तों आप मतलब कि आदेश दे देता है कि भैया अपराध, उसको शंका है कि यहाँ पे उपद्रव हो सकता है, अपराध हो सकता है, तो उसके पहले दोस्तों उसको रोकने का आदेश कौन दे सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। 22 में दोस्तों कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता बताई गई है, दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ये दे दूंगा मैं, वैसे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों उसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। देखिए अब लोक अभियोजक, लोक अभियोजक के बारे में बताया दोस्तों, इसके बनने की शर्तें क्या है, कैसे लोक अभियोजक कोई बन सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें, इसके लिए आपको पता है कि कम से कम दोस्तों 7 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो, 7 साल तक दोस्तों क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो दोस्तों, वकील रहा हो, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्य या केंद्र सरकार कोई भी कर सकती है, किसकी, लोक अभियोजक की ना, सरकारी वकील की, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें दी हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, ठीक है। चलिए ये दोस्तों 25 में क्या है, सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताएगा। 25 का ए दोस्तों, 25 का दोस्तों ये 2005 में जोड़ा गया, कब, 2005 में जोड़ा गया 25 का। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें अभियोजक निदेशालय के बारे में बताया गया है, अभियोजक निदेशालय के बारे में बताया गया है। और दोस्तों बता दें ये किसके अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन दोस्तों ये काम करता है। इसे दोस्तों 2005 में जोड़ा गया। देखिए का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जोड़ा गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 28 के बाद 26 में देखिए क्या है, ये आपको अध्याय 3 आ गया, न्यायालयिक शक्तियों के बारे में बताया गया, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचाराधीन होता है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 27 में आपका क्या है दोस्तों, तो किशोरों के मामले में अधिकारिता बताएगा। 28 में दोस्तों क्या है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश, मतलब कि इसमें 28 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दोस्तों कौन से दंड दे सकते हैं उसके बारे में बताया, कौन कौन से दंड दोस्तों ये लोग दे सकते हैं, हम वो पहले बता चुके हैं दोस्तों। देखिए सहायक सेशन न्यायाधीश क्या कर सकता है, कारावास दे सकता है, और 10 साल अधिकतम 10 साल की दोस्तों सजा दे सकता है ना, ये चीजें बताया गया है।
ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हमने पहले बता दी, कितने साल का कौन दंड दे सकता है, इसमें आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई। जुर्माना देखिए 30 में क्या है, जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा शानदार तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इतना अगर इसको सही तरीके से पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, बहुत समय लग जाएगा, इतना समय आपके पास है भी नहीं। देखिए 36 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 36 तो इसमें क्या कहा गया, पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां क्या हैं। तो थाने, देखिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाए। मतलब जो प्रयोग दोस्तों शक्ति का प्रयोग वो अपने थाने में कर सकते हैं दोस्तों, वही वहां पे कर सकते हैं जहां पे उनकी नियुक्ति है। ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं। मजिस्ट्रेट और जनता को सहायता दोस्तों, मतलब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। देखिए मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता जनता कब करेगी, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया किसमें, 37 में। ठीक है, 37 में बताया गया। वही दोस्तों आपको 38 में देखिए ये चीज बताई गई। 39 में क्या है दोस्तों कि कुछ अपराधों की इलिप्तता का जनता द्वारा किया। जनता देखिए मान लो कोई अपराध दोस्तों, उसके बारे में जनता कैसे सूचित करेगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अपने स्वविवेक से। जैसे कोई फिरौती मांग रहा है, देखिए धारा 364 ए, है ना, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों 40 है। तो 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम के मामले में के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट का कर्तव्य होना, ये हो गया दोस्तों। और वहीं दोस्तों बात कर लें अध्याय 5 में, और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। ये किसमें उल्लेख है, तो आपका धारा 41 में। ठीक है, धारा 41 में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट, है ना, वारंट के बिना किसी को कैसे गिरफ्तार करेगा दोस्तों, उसके बारे में चीजें बताई गई। वैसे हमने बताया था कि दोस्तों जिन्होंने बहुत ही मतलब कि संज्ञेय अपराध किया हो ना, उसको दोस्तों कर सकती है, और यानी कि उसका अपराध 7 वर्ष से अधिक का हो। ठीक है, ये चीज़ें कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, है ना। और 41A में क्या है, तो 41A को दोस्तों बाद में जोड़ा गया, यानी ए है तो जोड़ा गया बाद में, यानी कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। मतलब पुलिस अधिकारी समझ आप कैसे हाजिर होंगे दोस्तों, उसके बारे में बताया गया 41 में। ठीक है, ये चीज़ें आप जैसे कि न्यायालय में उपस्थित ना हो दोस्तों, तो उसके लिए है ना। चलिए, ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने के वाले अधिकारी के कर्तव्य कैसे होंगे दोस्तों, वो आपके 41 के खाम बताया गया है ना। ये सारी देखिए ये संशोधन करके दोस्तों इनको डाला गया बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा। 45 में क्या, सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी संरक्षण दोस्तों, कैसे उनको छूट मिलती है, सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी कैसे की जाएगी दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। यानी दोस्तों ये चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़िएगा अपने आप से, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसकी मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ज्ञान RVL ऑफिशियल दोस्तों। एक बार दोबारा सुनिएगा, आप जाइएगा ज्ञान RVL ऑफिशियल दोस्तों, वहाँ पे इसकी सारी PDF आपको दे दूंगा दोस्तों। दोनों PDF जो हमने टाइप की है, और दोस्तों ये वाली भी दे दूंगा। आप समय मिले तो इसको भी दोहराते चले जाइएगा पेपर देते समय। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत दोस्तों, ठीक है, आपके काम आ जाएंगे। और दोस्तों ये आपको पुलिस के लिए भी कर लेनी चाहिए क्लास, क्योंकि पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बालात संघ के बारे में बताया गया, बालात संघ के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यावसायिक परीक्षण कैसे होंगी, ये सब चीज़ें देखिए बहुत सी चीज़ें बताइए कैसे दोस्तों। इसमें देखिए ये समझिएगा, देखिए ऐसी परीक्षा कराने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति के बिना विलंब के परीक्षा करेगा, उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना। जो दोस्तों ये चीज़ें मरने के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें बताई गई कैसे दोस्तों, जो चाकघर वगैरह होते हैं, है ना, उनके बारे में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको लगता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो भी हम इंपॉर्टेंट था वो हमने ऊपर ही करा दिया, कौन सा कैसे कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए समन कैसे भेजा जाएगा दोस्तों। समन आपका हाजिर होने की व्यवस्था करने के उद्देश्य का दोस्तों 6 पहले समन भेजते हैं। अगर आपने कोई वैसा ज़्यादा तगड़ा अपराध नहीं किया दोस्तों समन भेजेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद आपका क्या आता है, आपको पता है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी के लिए वारंट आता है। ठीक है, गिरफ्तारी का वारंट दोस्तों कैसे होगा, कितनी अवधि में होगा, देख सकते हैं कि देखिए गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि न्यायालय इस संहिता के अधीन जारी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट लिखित रूप से ऐसे न्यायालय के पीठाधीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ठीक है, और उस पर न्यायालय की मुहर भी लगेगी। जो भी आपको वारंट भेजेगा उसमें दोस्तों अधिकारी के मुहर भी होंगे, है ना, और न्यायालय का वो भी लगेगा, ठप्पा लगेगा, हाँ इस न्यायालय से आपको बुलाया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, तो कम समय में मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, जो हमने ऊपर बढ़ाया बस उतना ही पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आना होगा वहीं से आ जाएंगे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इसको शेयर करिएगा, और अगर आप सभी कहते हैं RTI के बारे में पढ़ाना, तो मैं RTI भी आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा, RTI 2005। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।